हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, जो भी लोग सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि उन्हें जो है एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े एनसीईआरटी को सीटेट का पेपर पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सीटेट में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी को पढ़ करके ही उनका जो है उन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल आराम से। लेकिन दोस्त, कई लोग जो हैं कई मटेरियल से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है सीटेट का एग्ज़ाम निकल नहीं पा रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो भी लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। और अगर आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम लोग जो है आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज लाए हैं। इसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी 6 to 8 आपको जो है कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। और इसी क्रम में हम आज जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 2 की शुरुआत आज हम करेंगे इस वीडियो में, जिसमें चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास 6 का, वो हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे पहले से अपलोड कर दिया है। जा करके आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहां से प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको जो है हाईलाइटेड पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की सबसे अधिक संभावना रहेगी। तो आइए दोस्तों, समय को न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, आखेटक और खाद्य संग्राहक नाम से उन्हें क्यों पुकारा जाता है? तो भोजन का इंतजाम करने के विधि के आधार पर उन्हें जो है इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए दोस्तों, आखेटक मतलब होता है शिकार करना। क्योंकि जो आरंभिक मानव थे वो शिकार करते थे जानवरों का। और खाद्य संग्राहक का मतलब हो गया कि दोस्तों जो भी वो वस्तुएं प्राप्त करते थे जंगलों से, जैसे फल फूल, उनकी छाल, पेड़ों की छाल, तो वो क्या करते थे, उनको जो है अपने उपयोग के लिए उसका संग्रह करते थे, या कहें कि उन्हें रख लेते थे। इसीलिए उन्हें जो है खाद्य संग्राहक भी कहा गया है। आखेटक इसलिए कहा गया है क्योंकि वो शिकार करते थे जानवरों का। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम जो है 4 कारण हो सकते हैं। देखो दोस्तों, जो भी आरंभिक मानव थे वो एक जगह पर टिक के रहा नहीं करते थे। जैसे आज के ज़माने में लोग जो है घर बनवा लिए हैं, एक जगह पर टिक के रहते हैं। लेकिन उस समय के आरंभिक मानव एक जगह पर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा घूमते रहते थे। तो इसके जो पीछे जो है 4 कारण बताए गए हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला कारण क्या है। तो पहला कारण यह है कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के फलों, पौधों तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें जो है दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो दोस्तों, जो पहला कारण है कि भोजन की तलाश में उन्हें जो है दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। आइए देखते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो है दूसरा पॉइंट ये है कि जो है जानवरों का शिकार करने के लिए जो है ये जानवरों का शिकार कर ये लोग करते थे, तो इसीलिए उनके पीछे पीछे ये लोग जाया करते थे। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जो आरंभिक मानव थे वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। तो आखेटक मतलब मैंने बताया कि वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो दूसरे पॉइंट में यही कहा गया है कि वो जानवरों का शिकार करते करते वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाया करते थे। तीसरा पॉइंट है, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये रहा तीसरा पॉइंट। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना
पड़ता रहा होगा। तो दोस्तों चौथा कारण क्या है, पानी की तलाश में ये लोग इधर उधर चले जाते थे। आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है पत्थरों के औजारों की उपयोग। तो दोस्तों जो आरंभिक मानव थे वो पत्थरों के औजारों का उपयोग किस तरीके से करते थे, इसके बारे में हमें देखना है। तो आरंभिक मानव औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। तो दोस्तों ये रहा कि आरंभिक मानव जो है औजारों का उपयोग किस तरीके से और किस लिए करते थे। देखिए दोस्तों, जो भी पॉइंट हाईलाइटेड है उसको आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहेगी और आपको यहीं से सीटेट में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्या है, भीमबेटका, होंसगी और कुरनुल गुफाएं वे पुरा स्थल हैं जहां से आखिटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरा पाषाणिक पुरा स्थल हैं। देखिए दोस्तों, पुरा पाषाणिक पुरा स्थल को इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक साइट्स। ठीक है, तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, हुंसगी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और कुरनुल गुफाएं कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। ये जो तीनों भीमबेटका, हुंसगी और कुरनुल गुफाएं, ये तीनों क्या है, तो पुरा पाषाणिक पुरा स्थल हैं और यहाँ इन तीनों स्थानों से आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, उद्योग स्थल, ये भी देखिए हाईलाइटेड है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि उद्योग स्थल उस जमाने में किसे कहते थे। तो जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, एकदम पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल या फैक्ट्री साइट कहते थे। तो उस जमाने में जो आरंभिक मानव थे, पत्थरों के औजार जिस जगह पर बनाते थे उसी जगह को जो है उद्योग स्थल कहा जाता था। ये एकदम याद कर लीजिए, ये सब छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। देखिए पुरा स्थल किसे कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़कर वहीं पर चले गए। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट उसे कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, पुरास्थल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट अब आपको जो है याद कर लेना है एकदम कि नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं। ये देखिए जो जो एनसीईआरटी में इस तरीके के चीजें दिए हुए हैं, अक्सर लोग उन्हीं चीजों को जो है मिस कर जाते हैं और वहां पे जो है पेपर में इसी प्रकार की चीज देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये ऐसे स्थान हैं जो नवपाषाणिक पुरास्थल के अंतर्गत आते हैं। और ऊपर के जो थे दोस्तों, जो ऊपर हमने 3 स्थान देखा है, कौन कौन सा, भीमबेटका, होंसगी और कुरनुल गुफाएं, वो क्या है, तो वो पुरा पाषाणिक पुरास्थल है, पैलियोलिथिक साइट्स है। और ये जो है नवपाषाणिक पुरास्थल नियोलिथिक साइट्स है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए मेहरगढ़, बुर्जहूम, महागढ़ा, कोल्डिवा, चिरांद और दाओजली हेडिंग, ये जो 6 स्थान है वो नवपाषाणिक पुरास्थल के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, बुर्जहूम कश्मीर में है, महागढ़ा और कोल्डिवा यूपी में है, चिरांद बिहार में है और दाओजली हेडिंग कहाँ है, तो ये असम में है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको 6 स्थान आपको याद रखना है और ये नवपाषाणिक पुरास्थल यानी नियोलिथिक साइट्स के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं पाषाण औजारों का निर्माण, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, यानी कि उस समय के लोग जो है पाषाण उपकरणों का निर्माण किस प्रकार किया करते थे। तो यहाँ पे जो है पाषाण उपकरणों का प्राय जो है दो तरीकों से बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो है पत्थर से पत्थर टकराना। तो जो पहले के जमाने के लोग थे, पत्थर से पत्थर को टकरा करके या एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे टकराते थे या प्रहार करते थे। तो जो पहला पत्थर था उनका हथौड़ी की तरह काम करता था और जिसपे वो मारते थे तो वहां से वो पत्थर टूट जाता था। जब वो टूट जाता था तो उसमें वो नुकीलापन आ जाता था और उसी का प्रयोग वो उपकरण की तरह करते थे। देखिए उसमें यही लिखा है, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते थे, सल्क यानी कोर निकाले जाते थे, जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दोस्तों आइए इस पॉइंट को हम लोग जो है मैप में आराम से समझ लेते हैं एक फिगर के माध्यम से। देखिए दोस्तों, ये रहा फिगर। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पत्थर को देखिए, ये पत्थर है हैमर स्टोन, यानी ये हथौड़ी नुमा यहाँ पे काम कर रहा है
और दूसरा पत्थर ये है, देखिए पत्थर से पत्थर टकराना, यानी इस पत्थर को इस पत्थर पे क्या करेंगे, टकराएंगे इससे, यानी इस पे प्रहार करेंगे। तो ये जो पहला पत्थर है हथौड़ी नुमा, ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये पत्थर क्या है, कोर है, सल के यहाँ से निकलेगा दोस्तों। तो इस पत्थर को जब इस पे टकराए होंगे तो यहाँ से ये पत्थर जो इस आकार में दोस्तों टूट गया, और देखिए यहाँ पे एक नुकीलापन आ गया है, तो यही उनका क्या हो गया, उपकरण बन गया। तो यही पहला उनकी तकनीकी है, पत्थर से पत्थर टकराना। देखिए ये जो चित्र है, ये है एनसीईआरटी वाला चित्र है दोस्तों, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। देखिए ये पत्थर जो है दोस्तों, ये हथौड़ी नुमा उपयोग करेंगे इसका, और जो इस पत्थर पे मान लीजिए इन्होंने जो है इससे प्रहार किया होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है जब प्रहार किया तो ये पत्थर यहाँ से टूट गया, और इसमें देखिए एक नुकीलापन आ गया, एक सल्क बन गया, यहाँ पे एक फलक बन गया है, उसी को लोग क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं, कि इनका जो है ये उपकरण तैयार हो गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों दूसरी तकनीक इनकी क्या थी। इनकी जो दूसरा तरीका था वो है दबाव शल्क तकनीक, ठीक है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है, और इससे क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। आइए इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों सल्क, ये है दबाव सल्क तकनीक। ये मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर रहा होगा, ठीक है, और मान लीजिए इनको जो है इससे उपकरण बनाना बनाना होता है। तो ये लोग क्या करते थे, दबाव शल्क तकनीकी में एक पत्थर और दूसरा पत्थर लेते थे। मान लीजिए इस आकार इतना बड़ा कोई पत्थर हमने ले लिया, ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा पत्थर हमने ले लिया, और पे इस पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इस पे क्या करेंगे, इस पत्थर को, मान लीजिए ये दूसरा पत्थर, ये पहला पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, और ये पहला पत्थर है। तो दूसरे पत्थर को हम लोग पहले पत्थर पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इस आकार का पत्थर सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे रखा, और इसके बाद हम लोग जो है इस पे दबाव बनाएंगे किसी बड़े पत्थर से। तो ये जो पत्थर है, दूसरा पत्थर है, जब इस पे दबाव पड़ेगा पहले पत्थर पे, इस पे, तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, यहाँ से इतना पत्थर क्या करेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, और इस प्रकार की आकृति उनको जो है प्राप्त होगी दोस्तों। इस प्रकार की आकृति उनको प्राप्त हो जाएगी, और यही उनके लिए क्या करता था, उपकरण का काम करता था। और यही तकनीकी को उन्होंने जो है दबाव शल्क तकनीकी कहा है, मतलब प्रेशर बना करके औजार बनाना, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा सा जो हमने ऊपर देखा है उसको एक बार मैप में देख लें। ये दोस्तों हमारा रहा बुर्ज होम, ये रहा मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये रहा भीमबेटका, जो कि एक क्या है, ये पुरापाषाण स्थल है। ये कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों चिरांद कहाँ है, तो बिहार में है। इसके बाद महागढ़ा और कोल्डिवा क्या है, तो यूपी में है। और ये क्या है, नवपाषाणिक स्थल है। द ओजली हेडिंग का है, असम में है। ये भी क्या है, नवपाषाणिक पूरा स्थल है। इसके बाद हुंस्की कहाँ है, तो कर्नाटक में। ये क्या है, पुरापाषाणिक स्थल है। कुरनूल गुफाएं कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और ये क्या है, तो पुरापाषाणिक स्थल है। इसके बाद दोस्तों हल्लूर, हल्लूर आंध्र प्रदेश में है। और पय्यमपल्ली कहाँ है, ये भी आंध्र प्रदेश में। और ये दोनों हल्लूर और पय्यमपल्ली ये क्या है, तो ये नवपाषाणिक पूरा स्थल है दोस्तों। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है एकदम। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज ना सही जाती हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन जो कंटेंट यहाँ पे आपको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आग की खोज। आग की खोज जो है कब हुई थी और उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कुरनूल गुफा कहाँ पे है दोस्तों, तो हमने ऊपर देखा कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। तो कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश से राख के जो हमें अवशेष मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित हो गए थे। तो आग की खोज में हमने क्या देखा कि कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले हैं। आपको प्रश्न यहीं से बन सकता है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कुरनूल गुफा से मिले हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद पूछ सकता है कि क्या पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे, तो हाँ वो लोग क्या थे, आग से परिचित थे। इसका साक्ष्य में कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश से मिला है। इसके बाद है आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता रहा होगा। ये रहा हमारा अगला पॉइंट। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बदलती जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले यानी मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से नए बदलाव आए जो निम्नलिखित है। तो दोस्तों जब 12,000 साल, आज के जो है 12,000 साल पहले और 12,000 साल पहले का जो युग था उसे कहते हैं मध्य पाषाण युग। उसमें कुछ जलवायु परिवर्तन हुए, क्लाइमेटिक चेंज हुए, जिससे कुछ नए बदलाव आए जो निम्नलिखित हैं। और इन बदलावों को आपको जो है याद करना है। अगर यहाँ से प्रश्न बना तो आपको कूट में प्रश्न बनेगा। कूट का मतलब ये मान लीजिए चारों पॉइंट आपको दे दिया जाएगा
और इसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा सही, एक सही या दो सही, तीन सही, चारों सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो है बदलाव आए। तो जलवायु में आए बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और कई क्षेत्रों में घास के मैदान विकसित होने लगे। तो जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो कई क्षेत्रों में जो है घास के मैदान विकसित होने लगे। यह है पहला पॉइंट, आपको याद रखना है। इसके परिणाम स्वरूप हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जो है जिंदा रहा करते थे या रह सकते थे। ये हो गया दोस्तों दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसी काल में जो है, यानी कब, तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन होने से मछली भोजन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत बनी। इसका जो लास्ट पॉइंट है इसका, इसी समय गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से जो है उगने लगे थे। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट आपको जो है याद रखना है एकदम। आइए देखते हैं दोस्तों नाम और तिथियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जाएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे दोस्तों, क्योंकि जो तिथियों से प्रश्न बनने की संभावना सबसे अधिक रहती है दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। मानवता सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, मानव सभ्यता का जो आरंभिक काल है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। को सुविधा अनुसार जो है 3 भागों में बांटा गया है। आपको याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को किन 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पुरापाषाण काल, इंग्लिश में से कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा मध्य पाषाण काल जिसे कहते हैं मेजोलिथिक पीरियड। और तीसरा है नव पाषाण काल जिसे कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया इसे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको यहाँ से जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है कि पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल की अवधि जो है वो है 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसकी जो अवधि है दोस्तों यह 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक है। और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड का जो है टाइम पीरियड वो है 10,000 साल पहले। तो आपको ये तीनों पॉइंट जो है आपको पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड और आपको जो है नव पाषाण काल का जो है टाइम पीरियड एकदम याद रखना है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में ही मानव इतिहास की जो है 99% कहानियां या घटनाएं घटित हुई। 99% का या अधिकांश। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव इतिहास की अधिकांश घटनाएं किस काल में घटित हुई हैं, तो वो है पूरा पाषाण काल में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, हमने अभी ऊपर ही देखा है कि मध्य पाषाण काल में जो है पर्यावरणीय बदलाव हुए या कहें जलवायु परिवर्तन हुए। तो उसी चीज को हमें यहाँ पे दिया हुआ है फिर से। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, माइक्रोलिथ कहें या कहें हिंदी में लघु पाषाण कहा जाता था दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको कुछ पॉइंट और आपको याद रखने हैं। आग की खोज कब हुई थी, तो ऊपर हमने देखा कुरनूल गुफा में जो है राख के अवशेष मिले हैं और वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो नव पाषाण काल में हुई थी। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ये भीमबेटका वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भीमबेटका कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश में। और हमने ऊपर बात किया, मैं बार बार देखिए इस पे बल देकर के कह रहा हूँ, तो इसलिए इन सब चीजों को आपको याद रखना है। भीमबेटका ये जो जगह है वो कौन सी जगह है, तो ये पुरा पाषाणिक काल की जगह है। तो ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका को प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भीमबेटका को किस लिए जाना जाता है, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। यानी कि जो इस काल में दोस्तों भीमबेटका में कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं जहाँ पे पत्थरों पे कुछ चित्रकारियां की गई हैं, उसी को यहाँ पे कह रहा है शैल चित्रकला। शैल मतलब होता है पत्थर और चित्रकला मतलब आप समझ रहे हैं चित्रकारी करना, यानी पत्थरों पे चित्रकारी किया गया है। कहाँ पे, तो भीमबेटका की गुफाओं में। और ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो कब होते थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत में शुतुरमुर्ग जो होते थे वो होते थे पूरा पाषाण युग के दौरान। ये पॉइंट आपको याद रखना है एकदम। इसके बाद इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के पटनी नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि भारत में शुतुरमुर्ग
किस युग में पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण युग में। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो महाराष्ट्र के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, यानी हम ये कहें कि उसका साक्ष्य मिला है। आइए थोड़ा सा देखते हैं हुंसगी। हुंसगी कहाँ है दोस्तों? हमने अभी पीछे देखा है। तो हुंसगी कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में। और ये एक पूरा पाषाण युग का जो है यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। और हमने ऊपर देखा भी है कि ये किस काल का है? तो ये पूरा पाषाण युग काल का ये स्थान है। तो आइए देखते हैं हुंसगी के बारे में। तो हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा है कई स्थान से आवासीय और उद्योग स्थल के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना है दोस्तों, हुंसगी से आवासीय और उद्योग स्थल के साक्ष्य मिले हैं। उद्योग स्थल मैंने आपको ऊपर बताया कि जहां पर पत्थर के औजार बनाए जाते थे उन्हें जो है उद्योग स्थल कहा जाता था। आवासीय मतलब यह हुआ जहां पे लोग रहा करते थे, उसे आवासीय स्थान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कई जगहों से औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। वही चीज उद्योग स्थल मिले हैं तो वहां पे औजार ही बनाए गए होंगे, तो बात वही हो गई दोस्तों। इसके बाद यहां से प्राप्त अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि कहां से प्राप्त अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, वो कहां से? तो वो हुंसगी से। हुंसगी कहां पे है दोस्तों? तो कर्नाटक में। ये सब पॉइंट आपको एक एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। एकदम विश्वास करिए यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा पूरा चैप्टर 2 हिस्ट्री क्लास 6 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।